हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। फिगर ऑफ स्पीच के 3 टॉपिक, जिनमें से थे एलिट्रेशन, सिमिली एंड एजोनेंस। हमने इनमें से 3 पढ़ लिए थे। एलिट्रेशन जो अनुप्रास अलंकार होता है अपना हिंदी में, एंड सिमिली और एजोनेंस समरूपता। अब नेक्स्ट है अपना मेटाफर। तो ये है मेटाफर, इसको बोलते हैं हिंदी में रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो आपको मैं बता देता हूं। डेफिनेशन: it is a comparison between two indifferent things having a common quality and resemblance। मेटाफर की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ अ कंपैरिजन, यह एक तुलना है, बिटवीन के मध्य, दो के मध्य, टू इंडिफरेंट थिंग्स, दो असमान वस्तुओं के बीच में, हैविंग ए कॉमन क्वालिटी एंड रिजेम्बलनेस, उसमें एक समानता या समरूपता। अगर दो चीज़ों में एक समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, तो उनका कंपैरिजन क्या है? मेटाफर है। अब देखते हैं कि मेटाफर और एक सिमिली, ये 2 फिगर ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो एक दूसरे में थोड़ा मैच खाते हैं। विद्यार्थी अधिकतर यहाँ पे भटक जाते हैं कि मेटाफर में क्या करें और सिमिली में क्या करें। तो आपका वो मैं एक भ्रम दूर कर देता हूँ। मेटाफर में क्या होता है कि उसको उसका रूप दे देता है, ये मेटाफर रूपक रूप ही दे देता है उसको। और सिमिली में क्या होता है कि उसकी समानता बताता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ एक बार। देखो एग्जाम्पल, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, आपको उन दोनों में से बताना है, देखना है कि सिमिली कौन सा हो रहा है और मेटाफर कौन सा हो रहा है। मैंने लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर। कालिदास शेक्सपियर है ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो अब एक मैं बोलता कालिदास इज लाइक शेक्सपियर, कालिदास शेक्सपियर के समान है, तो वो होती क्या होती? वो होती सिमिली। लेकिन मैंने बोल दिया कि कालिदास ही शेक्सपियर है, वो भी इंडिया का। अपने इंडिया में कालिदास को शेक्सपियर की तुलना दी गई है, तो मैंने अगर उनको रूपीय शब्द दे दिया तो वो कौन सा होगा? मेटाफर। और मैं बोलता कि वो कालिदास शेक्सपियर के समान है, तो वो होगा सिमिली। जैसे कि मैंने बोला आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो वो कौन सा होगा? वो सिमिली होगा। और मैंने बोल दिया कि आपका चंद्रमा के समान मुख, चंद्र पर रूपी मुख, तो वो कौन सा हो गया? वो मेटाफर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेटाफर ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं 1-2 एग्जांपल इसके और लिख देता हूं। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है।
अब मैं यहाँ पे कोई तुलना नहीं हुई है कि जहाज कहाँ है और ऊँट कहाँ है, लेकिन उनको उसके समान बता दिया गया है कि ऊँट जो है वो जहाज के समान है, वो भी रेगिस्तान का। इस प्रकार मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे और मेटाफर भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। मिठाई जी को थोड़ी लियो। अब हम लेते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं वो आपको मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं। जैसे कि अब कोई भी बेजान, निर्जीव, अचेतन ये जो वस्तुएं होती हैं उनको हम और कवि क्या करते हैं कि उनको एक मूर्त रूप दे देते हैं। जैसे कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। अब कहाँ जीवन कहाँ सपना, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं होती, लेकिन उनको एक मूर्त रूप दे देता है। जैसे कि हिंदी में कई पोइट ऐसे हैं जो लिखते हैं कि पेड़ ऐसे बोल रहा है, गाना गा रहा है, तो वो क्या होता है उनको एक मूर्त रूप देता है, तो उनको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो आपको मैं बता देता हूँ। By this figure of speech, we ascribe intelligence, and personality to inanimate things। इस पर्सोनिफिकेशन में अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन कहती है कि बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा हम वी एस्क्राइब, हम देते हैं, हम प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंस, मानवता, एंड पर्सनैलिटी, गुण, टू इनएनिमेट थिंग्स, अचेतन वस्तुओं को। अचेतन वस्तुओं को एक मानवीय रूप और गुण प्रदान कर देना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स देता हूं। एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब अंधापन और प्यार में कोई वो एक नहीं है। प्यार एक अमूर्त चीज है, अचेतन वस्तु है, चीज है, बट इसको एक मानवीय रूप दिया गया है, इसको ब्लाइंड बताया गया है। तो इससे क्या, कौन सा आता है इसका फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। ये यही काम करता है कि एक अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप देता है। एंड सेकंड है लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज ड्रीम। एंड थर्ड जो है वो मैं
यहीं पे लिख देता हूँ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और भाग्य जो है वो किसी का भी इंतजार नहीं करते। अब इसमें समय भी कोई मानवीय रूप नहीं है और भाग्य भी कोई मानवीय रूप नहीं है, बट पर्सोनिफिकेशन क्या करता है कि जो अमूर्त वस्तुओं को मानवीय रूप देता है, उस प्रकार इसने यहाँ भी ऐसा ही काम किया है। समय को और भाग्य को एक मानवीय रूप दिया है कि ये किसी कभी का इंतजार नहीं करते। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पर्सोनिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या होती है उसको मैं बता देता हूँ। यह होती है तुकबंदी। आपने पढ़ा होगा कोई पोइम कि अधिकतर क्या होता है कि जैसे कि पीछे की लाइन मैच खाती है, सेट, वेट, गेट, इस प्रकार जो पीछे की लाइन होती है उनके लास्ट अक्षर वोवल साउंड मैच खाते हैं, उन्हें बोलते हैं तुकबंदी। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन: द मैचिंग ऑफ लास्ट स्ट्रेच्ड vowel and all the sounds that follow it in two or more words। दो या दो से अधिक शब्दों में अगर कोई वोवल साउंड, स्वर ध्वनि अगर पीछे के लास्ट वर्ड को अगर मैच खा रही है तो उसको बोलते हैं राइम स्कीम। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है, सम नेचुरल sorrow, loss or pain, that has been and may be again। अब यहां आप देखो पेन, पेन और यहां पे अगेन, यहां पे जो एन की ध्वनि आ रही है, पेन, अगेन, एन, एन, तो ये जो पीछे जो स्वर का उच्चारण हो रहा है एन एन का, यही हमारी राइम स्कीम है, यही हमारी तुकबंदी है। समझ गए होंगे। किसी वीडियो में जैसे कि सेट, वेट, गेट जो ये चलता है, पेन, गेन, अगेन, रैन, इस प्रकार ये राइम स्कीम होंगी। इसको हम सिंबल देते हैं, जैसे कि ये ए देंगे इसको और ये ए देंगे, और अगर चेंज होता तो उसको बी देते, और वापस अगर पेन में सेट खाता ये अगेन तो वापस उसको ए देते। इस प्रकार राइम स्कीम हो जाती है, ए बी ए, कुछ इस प्रकार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी और आपके एक उज्जवल भविष्य में कामना करता हूं। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। थैंक यू।